सभी प्रबंधकों का, संचालकों का मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर NP सिंह जी, जो पूर्व IAS रहे हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर न बल्कि आगरा मंडल में पूरे देश भर में इस बोर्ड के विस्तार के लिए अपनी समय शक्ति लगा रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बहुत ही हर्ष की बात है, आज हमारे कार्यक्रम को ही बल देने के लिए माननीय आयुक्त महोदय जी भी हम सब के मध्य में हैं। आपकी भी पावन उपस्थिति को हम हार्दिक स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। संख्या भले ही कम है, लेकिन शिक्षा जगत के क्षेत्र में जो बड़ा कार्य बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारे प्रबंधक महोदय उपस्थित हैं। मैं थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा। आदरणीय सुशील गुप्ता जी जो निशा से हैं, वो हमारे मध्य में हैं। आदरणीय महेश शर्मा जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जो विश्वविद्यालय शिक्षा संघ के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर संजय मिश्रा जी जो विश्वविद्यालय शिक्षा संघ के महामंत्री हैं, और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जिन्होंने मान्यता प्राप्त कर अपने विद्यालय को जोड़कर वो शिक्षण कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे भी कुछ विद्यालय आज हम सबके मध्य में हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब से, आदरणीय अपने मुख्य अतिथि जी से, आदरणीय AD बेसिक साहब से, वो आकर दीप प्रज्वलन करें और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतम गमे। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित एक ऐसा बोर्ड है जिसमें भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, शास्त्रीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य केवल परीक्षा केंद्रित प्रणाली ना होकर जीवन केंद्रित शिक्षा का सशक्त माध्यम बने। भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य चरित्र निर्माण से, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को पूरा करना है। इस शिक्षा पद्धति से हम विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म व संतुलित ज्ञान परंपरा का समन्वय इसकी विशेषता है। अब मैं दीप प्रज्वलन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक प्रतीकात्मक सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अपने डॉक्टर सुशील गुप्ता जी एक बार आ जाएंगे, वीरेंद्र कन्वर जी राज्य की तरफ से आ जाएंगे, आदरणीय दयाशंकर आर्य जी, शिवनंदन जी, रविकर आर्य जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का बहन विनीता जी आ जाएंगी तिलक के लिए शीघ्रता से। शॉल उड़ा के माननीय अतिथि जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। मैं उस समस्त टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में संपर्क का, संवाद का कार्य किया है और इसको पूरी तरह से कुशलता से आयोजित करने में अपना समय लगाया है, पुरुषार्थ लगाया है। बहन जी एक बार माननीय आयुक्त महोदय जी का तिलक कर उनसे आशीर्वाद लेंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़कर हम कैसे अपने विद्यालयों का संचालन कर सकते हैं, इसकी उपयोगिता कैसे अत्यंत आवश्यक है, हम कैसे शिक्षा जगत में अभूतपूर्व परिवर्तन इस बोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं, इन समस्त सूत्रों का बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन और हम सबका ज्ञानवर्धन आदरणीय आज मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर साहब और मुख्य अतिथि आदरणीय आयुक्त महोदय जी के माध्यम से हम सबको मिलने वाला है। ज़्यादा समय व्यर्थ न गवाते हुए सीधे तौर पे मैं मंच समर्पित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब को। धन्यवाद।
ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं सर्वप्रथम भारत की विशाल ज्ञान संपदा को और उसके कारक ऋषि परंपरा को प्रणाम करता हूं। ज्ञान आलोक की पर्याय अधिष्ठात्री मां शारदा को हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूं। तमाम ऐसे लोग जो भारत की संस्कृति में निष्ठा रखने वाले हैं, जिन्होंने निरंतर भारत में भारत बोध की शिक्षा के संदर्भ में अनवरत प्रयास किया है और अभी भी उनका प्रयास निरंतर चल रहा है, उन सभी मनीषियों को भी मैं हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में माननीय आयुक्त महोदय श्री शैलेंद्र जी उपस्थित हैं। प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने इस कार्यक्रम में हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। वैसे तो हमारे अनेक वर्षों से आपसे रिश्ते हैं और एक अनुज की तरह मैं हमसे हमेशा इनको देखा है हमने, लेकिन आज वो आयुक्त आगरा के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका इस रूप में इस कार्यक्रम में अभिनंदन और स्वागत करने के लिए ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है। एडीबीसी का ऐश्वर्या जी का भी अभिनंदन है यहाँ पर, और आप सभी लोग जो दूरस्थ अंचलों से भी चल करके आए हैं, मां शारदा के सभी साधकों को विशेष रूप से सभी का हृदय के अभ्यंतर से अभिनंदन करता हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से स्वागत करता हूं। बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा इतनी विशाल है कि उसकी कई घंटे नहीं कई वर्ष भी मैं उन संपदा का विस्तार से कोई चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन एक संकेत मात्र में मैं चर्चा करूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशन की दृष्टि से किया गया, इंक्लूजन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन। ये मूलतः भारत सरकार का गठित बोर्ड है। पतंजलि योग पीठ को भारत सरकार ने एक विधिमान्य प्रक्रिया के तहत स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त किया है। मूलतः इसका जन्म भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक समिति के माध्यम से मॉडल बायलॉज के रूप में हुआ। मॉडल बायलॉज में प्रावधान किया गया कि भारत में तमाम मनीषियों ने 1835 के एक्ट के बाद जो शिक्षा में मैकालियन विष आ गया, उस विष को समाप्त करने के लिए शब्दों मात्र से नहीं बल्कि क्रियात्मक रूप से प्रावधान करने की आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया। इसका उद्देश्य ही लिखा हुआ है मॉडल बायलॉज में पहले पैराग्राफ में ही कि ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन। इसमें प्रावधान ये रखा गया कि लगभग 45% सदस्य भारत सरकार के होंगे और शेष सदस्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही स्पॉन्सरिंग बॉडी तय करेगी, और स्पॉन्सरिंग बॉडी का चयन भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत होगा विथ ड्यू डिलिजेंस ऑफ लीगल प्रोसीजर। पतंजलि योग पीठ तकनीकी आधार पर और वित्तीय आधार पर, दोनों ही आधारों पर पतंजलि योग पीठ को
स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त किया गया। इसमें शर्तें ये थी कि संस्था ऐसी होनी चाहिए जो स्पॉन्सरिंग करने के लिए चयनित हो, जिसको वास्तव में शब्द मात्र तक नहीं बल्कि कुछ व्यवहारगत प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक रूप से भी इंडियन नॉलेज सिस्टम को स्थापित करने का गौरव प्राप्त हो, अनुभव प्राप्त हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी द्वारा जो पतंजलि योग पीठ स्थापित हुई थी, उसके बाद योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की अवधारणा को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चला, जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर इतनी बड़ी समृद्धि भी हो सकती है, उसका एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा पुंज है पतंजलि योग पीठ। सामान्य रूप से एक धारणा होती है कि हम जब तक यूरोपियन इकोनॉमिक इकोसिस्टम के अनुसार नहीं होंगे, जब तक हम यूरोपियन मार्केट सिस्टम के अनुसार ही प्रारंभ नहीं करेंगे अपनी आर्थिक गतिविधि का, जब तक कि हम एक टिपिकल कैपिटलिस्ट मॉडल में कॉरपोरेट नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम स्वदेशी की अवधारणा पर और भारत की अपनी प्राच्य विद्या को आधुनिक संदर्भ में प्रमाणीकरण करते हुए उसको प्रस्तुत करने का सामर्थ्य आर्थिक समृद्धि में हो सकता है, ऐसा उदाहरण पहले नहीं था कभी। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था 2016 में, उसका सबसे विशेष कार्य ही यही हुआ कि आयुर्वेद को जो एक फूड सप्लीमेंट कहते हैं या उसको सूडो साइंस कहते हैं, उस चरक संहिता के अष्टांग हृदयम के जो सूत्र हैं, जिन औषधियों की 700 औषधियों की चर्चा है, उनको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के मानकों पर वैज्ञानिक शोध करते हुए उन्हें हम वैलिडेट कर सकें, प्रमाणीकृत कर सकें कि आधुनिक मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान के मानकों पर भी क्लिनिकल ट्रायल, एनिमल ट्रायल, सोशल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल करते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैगजीन्स में कम से कम 800 पेपर पब्लिश हुए, जिससे कि आयुर्वेद को विज्ञान के क्षेत्र में अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप 2% वैज्ञानिकों में पतंजलि योग पीठ को अवार्ड दिया है अमेरिका की। इसी बात को लेकर के कि अब आयुर्वेद को भी साइंटिस्ट माना जाए, आयुर्वेद के लोगों को, ये पहला प्रयास हुआ। तो इस तरह के तमाम प्रयासों को देखते हुए भारत सरकार ने तकनीकी आधार पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि जब प्राच्य ज्ञान परंपरा की बात कर रहा है तो क्या आधुनिक में अनुपयोगी है, क्या उसकी उपयोगिता आधुनिक में भी बहुत ही समर्थ रूप से दिखाने का सामर्थ्य जिस संस्था में हो, तकनीकी रूप से उसका चयन हुआ। दूसरा पक्ष था वित्तीय पक्ष की, कौन ऐसा व्यक्ति है, संस्था है जो बिना लाभ के इस मिशन को भारत सरकार के कि शिक्षा में संस्कार, वो भी संस्कार भारतीय संस्कृति से, गर्भ से उत्पन्न, इसके साथ कोई बिना किसी स्वार्थ के खर्च कर सकता है पैसा क्या? तो पतंजलि योग पीठ का प्रस्ताव सबसे अधिक धनराशि का था। इन दोनों आधारों पर पतंजलि योग पीठ को भारत सरकार ने स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त किया। और आपको प्रसन्नता होगी कि इस बोर्ड में मैं इसकी वैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए ये भी बताने में मुझे खुशी है कि इस बोर्ड में चेयरमैन सीबीएसई, डायरेक्टर एनसीईआरटी भी सदस्य हैं। इस बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित लगभग 8 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति भी सदस्य हैं। इस बोर्ड में विभिन्न भारत की जो दार्शनिक परंपराएं हैं, जो चाहे वैदिक उपनिषदों की धारा है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, लिंगायत है, या सनातन के भी घटकों में वेदांत, या उसमें भी अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्ध अद्वैत, जितने भी दार्शनिक पक्ष के लोग हैं, बड़े बड़े दार्शनिक, उनके जो शीर्ष पुरुष हैं, सिख दर्शन के भी, जैन दर्शन के भी, लिंगायत के भी,
उन सबके जो प्रतिनिधि पुरुष आज के वक्त में समसामयिक समय में हैं पूरे देश में, वो लोग भी सदस्य हैं। जैसे अगर वैदिक उपनिषदों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वैसे तो स्वयं स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण है, लेकिन गोविंद देव गिरी महाराज भी सदस्य हैं। आईआईटी टर्न जो जैन मुनि हैं, वीर सागर महाराज जी, वो भी सदस्य हैं। बौद्ध भिक्षु लद्दाख के जो वहां के हेड हैं, वो भी मेंबर हैं। लिंगायत संप्रदाय के कर्नाटक के जो श्री श्री सिद्धागिरी लिंगा स्वामी हैं, लिंगायत प्रमुख, वो भी सदस्य हैं। रामानुजाचार्य के जो विशिष्टाद्वैत दर्शन के जो हैदराबाद के चिन्ना जीयर स्वामी जी हैं, जिनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था अभी 3 साल पहले, वो भी सदस्य हैं। तो एक दार्शनिक परंपरा के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व इसलिए है कि ताकि भारत की ज्ञान परंपरा अधूरी न रहे। हम खंड खंड में भारत की ज्ञान परंपरा को अपने शिक्षा व्यवस्था का अंश न बना के उसको समग्रता से रख सकें। इसलिए भारत में जो अन्य भी जो दार्शनिक मान्यताएं जो भारत की धरती पर नहीं भी उद्भूत हुई, लेकिन बाहर से आने के बाद एसिमिलेशन होता है जिनका, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम, चाहे जुडोइज्म, चाहे वो जोरोस्ट्रियंस, उन सब के भी प्रतिनिधियों को इसमें रखा गया है ताकि हम भारत की किसी ज्ञान परंपरा को रखते समय एक सम्यक विचारण के पश्चात उसकी जो एक निकस है, जो उसकी जो नाभिकीय तत्व है, उसका जो सार तत्व है, उसके साथ ही हम भारत की ज्ञान परंपरा की बात करें। उसमें आदिवासी क्षेत्र के भी विद्वान हैं, उसमें भारत के विभिन्न अंचलों का भी ध्यान रखा गया है, उसमें स्त्री पुरुष के भी समानुपातिक नहीं तो उनके अनुपात भी ठीक होने का ध्यान रखा गया है। ये बोर्ड की संरचना इस तरह रखी गई है कि ताकि बोर्ड में समस्त जो वॉइसेस, जिसको कहते हैं ना कलेक्टिव वॉइसेस का रिप्रेजेंटेशन हो, कलेक्टिव विजडम आए। और दूसरी ओर भारत की जो अच्छे आईआईटीज हैं, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी चेन्नई है, उसके विज्ञान और मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर साइंस के ऐसे प्रोफेसर्स जिनको पद्मश्री अवार्ड है, जैसे प्रोफेसर एस.सी. वर्मा, आप लोग शायद जानते होंगे, अगर जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की किताब को देखे होंगे, एस.सी. वर्मा साहब का नाम सुना होगा, वो हमारी साइंस की किताबों के चेयरमैन हैं। मनिंदर अग्रवाल साहब जो कानपुर आईटी के प्रोफेसर हैं, जो पद्मश्री हैं कंप्यूटर साइंस में, अभी आपने उनका नाम शायद 1-2 दिन टीवी पर देखा होगा कि जब वो क्लाउड सीडिंग कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे दिल्ली में, तो मनिंदर अग्रवाल साहब ही उस पूरे अभियान के हेड कर रहे हैं, टेक्निकल हेड, उनकी दिशा में ही हो रहा है काम दिशा निर्देश में, तो वो भी हमारे सदस्य हैं। प्रोफेसर कृष्णामूर्ति राम सुब्रमण्यम, आईआईटी मुंबई के जो ग्रेट मैथमेटिशियन, जिनका लेक्चर दुनिया के सभी लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं, और मॉडर्न मैथमेटिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स की ब्लेंडिंग पर उनको एक बहुत ही प्रखर विद्वान माने जाते हैं। मैथमेटिक्स की पुस्तकों में वो भी हैं, और साथ ही एनसीईआरटी में जो 20 साल एचओडी रहे डॉक्टर हुकुम सिंह जी, जो मैथ्स लैब के जनक माने जाते हैं, वो भी हमारे बोर्ड में हमारी मैथ्स की किताबों के लिए एक अपनी ऊर्जा को सन्नद्ध किए हुए हैं। ये चर्चाएं मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि एक बोर्ड के विषय में कभी कभी लोगों के मस्तिष्क में आ जाता है कि कहीं ये प्राइवेट बोर्ड तो नहीं है। बोर्ड कोई प्राइवेट बन ही नहीं सकता। ये पहले कानूनी तौर पर एक मैं स्पष्ट करूं कि बोर्ड जब तक भारत सरकार या राज्य सरकार अगर उसको नहीं बनाती है तो बोर्ड बन ही नहीं सकता। और चलाने के लिए बोर्ड सरकार खुद चलाए या किसी को स्पॉन्सरिंग के साथ चलाए, ये उसको अब उसके मॉडल बायलॉज के तहत, नियमों के तहत क्या प्रावधान करता है वो अलग विषय है, लेकिन बोर्ड बनाएगा भारत सरकार या राज्य सरकार, ये बिल्कुल स्पष्टता है। यहाँ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको भी मैं इसलिए इतना विस्तार से बता रहा हूँ कि उनके दिमाग में ये ना हो कि ये तो कोई पतंजलि योग पीठ का, बाबा रामदेव जी का कोई निजी बोर्ड है। ये निजी बोर्ड नहीं है, बल्कि बाबा रामदेव जी अपने पुरुषार्थ से जो भी अर्जित धन है उसको राष्ट्र के परमार्थ के लिए भारत सरकार के इस बोर्ड में संचालन के लिए उसमें आहुति दे रहे हैं उसमें। अब ये सवाल उठता है कि ये बोर्ड
वैधानिक रूप से है तो इक्विवेलेंट है कि नहीं किसी भी गार्जियन के दिमाग में। कुछ लोग यहाँ सुशील गुप्ता जी होंगे, इनके विद्यालय भी सीबीएसई से होंगे, कुछ और भी होंगे जिनके विद्यालय सीबीएसई से होंगे, या बच्चे सीबीएसई में पढ़ते होंगे, आईसीएसई में पढ़ते होंगे। उनके दिमाग में प्रश्न होगा कि इस बोर्ड का इक्विवेलेंस है कि नहीं सबसे। तो मैं आपको बताऊं, आपको प्रसन्नता होगी कि अभी तक जो बोर्ड को इक्विवेलेंस मिलता था कोप्से देता था, और कोप्से को भारत सरकार ने कोई प्रामाणिक अधिसूचना नहीं की थी कि किसी बोर्ड को इक्विवेलेंस कोप्से देगा। अनौपचारिक रूप से एक अधिकार, जिसको कहते हैं ना, इन द ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल जर्नी ओवर द टाइम, कोप्से अचीव दैट काइंड ऑफ लीगल स्टेटस इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली। हमने केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया कि इस बोर्ड को हमें हर राज्यों में जाना न पड़े, केंद्र सरकार से कोप्से के अलावा जिसे केंद्र सरकार नोटिफाई करे कि ये इक्विवेलेंस देने के लिए अधिकृत संस्था है, उसके माध्यम से आप हमें एकमुश्त इक्विवेलेंस दिला दीजिए। उसके लिए उनको लगा वक्त 10 महीने। हमने प्रतीक्षा किया, लेकिन पूरी प्रक्रिया बनी। नवंबर 2021 में फिर अधिसूचना हुआ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जिसको अब एनसीईआरटी को दे दिया भारत सरकार ने, वही काम इक्विवेलेंस का 1 महीने पहले। लेकिन एआईयू को दिया, और एआईयू ने अपने मानकों पर परीक्षण करते हुए भारतीय शिक्षा बोर्ड को देश के सभी नेशनल बोर्ड और सभी राज्य बोर्डों के समकक्ष एकमुश्त एक ही आदेश से 3 अगस्त 2022 को अधिसूचित कर दिया। ये सबसे बड़ी वैधानिक स्थिति है। हमें हर राज्यों में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही एकमुश्त इक्विवेलेंस दे दिया। लेकिन फिर भी चूंकि हम प्रशासन में रहे, तो मुझे मालूम है कि फिर विद्यालय जाएगा तो जिले के अधिकारी कहेंगे कि भाई, हमारे पास मंडल के अधिकारी कहेंगे कि हमारे पास राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं आई है, तो हम कैसे माने कि भारत सरकार ने आपको बनाया। भले ही कागज आपके पास है, भले ही भारत सरकार की वेबसाइट पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को अगर आप ब्राउज करेंगे तो उसमें सीबीएसई के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड भी नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड के रूप में आपको एग्जिबिट दिखाई पड़ेगा, प्रदर्शित होगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया और राज्यों से भी जारी कराया, और प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश, मैं सिर्फ एक बार मिला उनको पूरे कागजात लेकर के, और नीचे विलंब हो रहा था, तो मैंने उनसे एक बार जाकर के सिर्फ मिला। 5 मिनट उन्होंने कागज पलटा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भारत सरकार ने ही बनाया है, भारत सरकार ने इक्विवेलेंस दे दिया है, तो हमें क्या दिक्कत है, हमें तो कुछ करना नहीं है। तो हमने कहा, सर यही समझाना थोड़ा नीचे मुश्किल है, आप तो बहुत जल्दी समझ गए, नीचे समझाना बड़ा मुश्किल है। तो हंसने लगे, बोले आप भी तो रहे हो प्रशासन में, आप तो जानते ही हो कैसे चलता है। तो हमने कहा, लेकिन अब आप, तो बोले नहीं, कल जारी हो जाएगा, चिंता न करो, आप चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलो, अभी भेजता हूं। मैं दुर्गा शंकर मिश्र जी के पास गया, उन्होंने दीपक कुमार साहब को बोला, और 4 दिन के अंदर यह आदेश निर्गत हो गया विस्तार से, कि उत्तर प्रदेश की ओर से भी नोटिफिकेशन करते हुए कि भारत सरकार के इस आदेश के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इक्विवेलेंट है, जस्ट लाइक सीबीएसई। और पोर्टल पर भी आदरणीय दीपक कुमार साहब ने उसको डलवा दिया, सीबीएसई आईसीएसई के साथ साथ। तो ये उत्तर प्रदेश की लीगैलिटी के बारे में बता रहा हूँ, दूसरे राज्य में होता हूँ, दूसरे राज्य की चर्चा करूंगा। तो ये स्पष्ट होना चाहिए आपको कि ये बोर्ड, हमारे मॉडल बाईलॉज में लिखा है, किसी को भ्रम हो तो पढ़ सकता है, कि दिस बोर्ड इज इक्विवेलेंट टू सीबीएसई फॉर ऑल एकेडमिक पर्पसेस, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पर्पसेस द स्पॉन्सरिंग बॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शनिंग, ये लिखा हुआ है। तो ये बोर्ड भारत सरकार का बोर्ड है, ये मैं बताना चाह रहा था। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भारत सरकार ने ये बोर्ड बनाया ही क्यों, और जब एक सीबीएसई ऑलरेडी है, तो ये बोर्ड बनाने की आवश्यकता क्या है। ये बड़ा ही गूढ़ विषय है, इस पर चर्चा करना हो तो बहुत दिन लग जाएगा। लेकिन एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का एक छोटा सा क्लिप होगा, एक भाषण का, अगर शायद सुनील ने दिखा पाए हो।
कभी इन लोगों के व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उनका खुद जवाब दिया है, उनसे भी पूछा था किसी ने, किसी बड़ी सभा में, तो उन्होंने कहा है कि जब मैं शिक्षा मंत्री हुआ, बोर्ड तो उनके पहले बन गया था, तो बोले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो धर्मेंद्र, हमने एक बोर्ड बनाया है, शिक्षा में संस्कार और भारतीय संस्कृति का समावेशन हो, पूरा विज्ञान गणित आधुनिक सामर्थ्य हो, लेकिन उसमें संस्कार भारतीय ज्ञान भी हो। इसके लिए हमने एक बोर्ड बनाया और इसको हमने पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव को चलाने के लिए अधिकृत किया है।